हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमारा क्या सिलेबस रहेगा, कैसे हमें पढ़ना है, किस बुक को प्रेफर करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं। इस बारे में हमने डिस्कशन किया था और साथ में हमने बोला था कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़े से बेसिक जैसे कि टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाना है, ये सब कैलकुलेशन बनाना। और इसी तरीके का बेसिक जो आपका प्रीवियस में आपने मैकेनिक्स में या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम वाली यूनिट में पढ़ा होगा, वही हमें थोड़ा सा रिवाइज करना है। रिवाइज बोलें या जो बच्चों जिनका बेसिक उस चीज़ में कमज़ोर है उनके लिए बेसिक क्लास बोलें, जिनको आता है उनके लिए रिवीजन क्लास बोलें। बेसिकली जो हम क्लास ले रहे हैं हम उन बच्चों को मानकर ले रहे हैं जिनका बेस 0 है, इसलिए 2 से 3 लेक्चर हमारे उस चीज़ों में जाएंगे, वो फ्रूटफुल रहेंगे। जिनके लिए रिवीजन वाला पार्ट है या कुछ कंसेप्ट जिनके क्लियर नहीं है उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। उन बच्चों के लिए जिनके बेसिक एसएफडी बीएमडी में मतलब शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में फोर्स निकालने में, रिएक्शन निकालने में और बेसिक जो कंसेप्ट हैं फोर्स और इनसे रिलेटेड वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उनके लिए ये क्लासेस आपकी फ्रूटफुल रहेंगी। जैसे ही 2 से 3 क्लास जिसमें हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कवर कर देंगे, जिस पे हम रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है, रिएक्शन कैसे निकालनी है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसी स्ट्रक्चर पे रिएक्शन का, किस तरीके के लोड होंगे, ये सब जब हम कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो जो हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसी का एडवांस फॉर्म है। मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो हमने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाली यूनिट पढ़ी थी वो, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो, उनसे उसी का एडवांस फॉर्म, उन्हीं से निकले हुए क्वेश्चन, उसी का एडवांस फॉर्म हमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ने। बेसिकली बस डिफरेंस इतना रहेगा कि जो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बीम पढ़ रहे थे या जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बीम्स पढ़ रहे थे वो सब बीम डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर थे, और अभी जो हम टॉस में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, ये जब हम जैसे ही टॉस की पहली क्लास मतलब इस बेसिक को खत्म करने के बाद पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज अपन चालू करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले कितने तरीके के लोड होंगे वो हमें मालूम होने चाहिए, कितने तरीके के बीम होते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए, कितने तरीके की रिएक्शन फोर्स या सपोर्ट्स होते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए, और उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल पार्ट में उसको एनालिसिस करते हैं, ये सब हमें इस बेसिक क्लास में पढ़ना है। तो बेसिकली अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि कितने तरीके के बीम होंगे, तो बीम हमने बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा कि एक तरीके का किसी भी स्ट्रक्चर का हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो लोड को ट्रांसफर करता है कॉलम पे, है ना, उसे हम बीम कहते हैं। तो उसी बीम के भी टाइप्स होते हैं जो हमें मालूम होने चाहिए, जो हमें टॉस में काम आएंगे, क्योंकि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर एनालिसिस में या तो वो बीम रहेगा या फ्रेम रहेगा या ट्रस रहेगा, इस 3 तरीके के स्ट्रक्चर पे ही हमें पूरा कंसिडरेशन करना रहेगा। तो इसलिए हमें बेसिकली बेसिक मालूम होने चाहिए। तो इसलिए हम पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बीम क्या रहेंगे। तो टाइप्स ऑफ बीम की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं टाइप्स ऑफ बीम की बात करता हूं, तो ये अलग अलग टाइप के आपके बीम रहेंगे, अलग अलग टाइप के बीम रहेंगे। सबसे पहले बीम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला बीम मैं बोल सकता हूं कैंटिलीवर बीम। कौन सा बीम? कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होगा, मेरा एक सपोर्ट फिक्स रहेगा और दूसरा फ्री रहेगा। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं कि ये बीम है तो इस बीम में सेकंड वाला एंड, ये वाला एंड क्या हो गया, इस तरीके से फिक्स है, और ये आपका क्या है, यहाँ फ्री है। तो ये मेरा कहलाएगा
कैंटिलीवर बीम, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स है, यहाँ फ्री है, तो इस तरीके की बीम को हम बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। सेकंड बीम जो मेरा रहेगा वो कहलाएगा फिक्स्ड बीम, वो कहलाएगा मेरा फिक्स्ड बीम। तो फिक्स्ड बीम की जब मैं बात करूंगा तो जो मेरा बीम रहेगा वो बीम दोनों एंड्स पे, वो मेरा बीम दोनों एंड पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर इसकी लेंथ L है तो अगर मैं इस बीम की बात करूं तो ये A एंड पे और B एंड पे क्या है, ये A एंड और B एंड पे मेरा बीम कुछ इस तरीके से फिक्स है। इसका मतलब इस बीम में भले वर्टिकल लोड लग जाए ये नीचे नहीं खिसकेगा, भले इस पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग जाए तो हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा, भले इस पे मूवमेंट लग जाए तो ये रोटेट नहीं होगा। तो फिक्स बीम में आपका क्या होता है, दोनों एंड्स क्या होते हैं, इस तरीके से आपके फिक्स हो जाते हैं, इसलिए आपको हम फिक्स्ड बीम बोलते हैं। फिक्स बीम का एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो फिक्स बीम का एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं तो आपने देखा होगा कोई भी स्ट्रक्चर, घर का ही स्ट्रक्चर आप देख लेंगे, अगर आपको कॉलम दिख रहे हैं तो इस तरीके से आपके कॉलम आएंगे, इस तरीके से आपके कॉलम आएंगे और कॉलम के बीच में आपका ये बीम रहेगा। अगेन इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कॉलम चलेगा, तो जहां पर ये बीम देखा होगा आपने कॉलम के बीच में क्या हो जाएगा, इस तरीके से फिक्स रहेगा। मतलब ये एक पूरा कॉलम कंटिन्यूअस रहेगा और बीच में यहाँ पे ये फिक्स रहेगा। तो ये बीम आपका एग्जाम्पल होगा। ये अगर L लेंथ का बीम है तो ये बीम दोनों एंड पे, ये बीम ये मेरा बीम दोनों एंड पे क्या है, ये दोनों एंड पे कॉलम से मेरा बीम फिक्स्ड है, कॉलम से मेरा बीम दोनों एंड पे। सपोज एग्जांपल के लिए A और B है तो A और B पॉइंट पे क्या किया है, इस बीम को जो आपका ये बीम है मान ले, इस बीम को दोनों तरफ से कॉलम ने पकड़ लिया है, ठीक है, इस तरीके से पकड़ के रखा है, मतलब फिक्स करके रखा है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे फिक्स्ड बीम। तो इस तरीके का आपका एग्जाम्पल रहता है। ये जनरली जहां भी आप देखेंगे स्ट्रक्चर बनते होंगे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर, कोई भी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जब आप बात करेंगे, किस पे, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पे जब आप बात करेंगे, जब आप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में इसी तरीके का आपका फ्रेम स्ट्रक्चर में इसी तरीके का मेंबर आपको दिखेगा कि कॉलम फिर बीम फिर कॉलम। तो इस तरीके का आपके फ्रेम स्ट्रक्चर पे जहां दोनों तरफ से कॉलम पे मेरा बीम फंसा होगा ये कहलाएगा मेरा फिक्स्ड बीम, ठीक है। सिमिलरली जब मैं बात करूं कैंटिलीवर की तो मेरे घर के बाहर जब मैं बात करता हूं बालकनी की तो बालकनी का ये वाला बीम, ये C पॉइंट अगर, तो बालकनी का ये वाला बीम, बालकनी का ये वाला स्पान, सपोज इसकी लेंथ मैंने बोल दी L और इसको मैंने बोला बालकनी है, सपोज बालकनी है, इस बालकनी के ऊपर क्या, इस बालकनी के ऊपर हम ऐसा टंग के यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाते हैं और बाहर देखते रहते हैं। ये रेलिंग लगी है, मान लो ये क्या है, रेलिंग। तो हम क्या करते हैं, इस बालकनी के बाहर हम देखते हैं तो बालकनी का जो ये वाला बीम है यहाँ पे क्या होगा, फिक्स होगा और यहाँ पे फ्री होगा। ऐसा बीम मेरा कौन सा बीम कहला जाएगा, कैंटिलीवर बीम, जो मैंने ऊपर बात करी थी। तो ये एग्जाम्पल इसलिए बोल रहा हूँ कि एज अ सिविल इंजीनियर हमें जब कोई स्ट्रक्चर दिखे तो हमें समझ में आना चाहिए कि बीम फिक्स्ड बीम है कि कैंटिलीवर बीम है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ये दो एग्जाम्पल आपके कैंटिलीवर बीम और फिक्स बीम को अगर देखना है तो कुछ इस तरीके से आपको दिख जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। जहां भी बिल्डिंग बन रही होगी तो बिल्डिंग में यही होगा। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर आजकल चल रहा है। पहले दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपने खुदाई करी, उसके बाद नींव अलंगों से रखते हैं या आरआर मैसोनरी उसको बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में बोलते हैं फाउंडेशन या नींव। उसके ऊपर ब्रिक वर्क या पहले टाइम पे गाँव में चलते तो मिट्टी के ईंटें बना लेते तो उसको मिट्टी से छाप देंगे और उसके ऊपर छत डाल देंगे, तो वो छत का लोड आएगा दीवार पे और दीवार से जाएगा नीचे फाउंडेशन पे। तो जो भी मेरा स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर में, भले वो दीवार हो, भले वो नीम हो, भले वो स्ट्रक्चर हो, वो पूरा के पूरा लोड बेयर करता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। और आज के टाइम पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो जनरली रहता है आपका कौन सा, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में आपका सबसे ऊपर वाली मंजिल का जो रूफ का लोड है, मतलब छत का लोड है, वो बीम पे ट्रांसफर होगा, बीम से ट्रांसफर होगा ऊपर वाले कॉलम पे, ऊपर वाले कॉलम से ट्रांसफर होगा नीचे वाले बीम और कॉलम के जंक्शन पे। यहां पे क्या होगा, नीचे वाली स्टोरी का जो बीम है
उस बीम पे भी उसका स्लैब और ऊपर से जो लोड आ रहा है वो आएगा, ट्रांसफर होगा नीचे वाले कॉलम पे और अल्टीमेटली कहां जाएगा, फुटिंग पे, फुटिंग से सॉइल पे। तो ये कहलाता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। तो आजकल जो बीम कॉलम जहां भी आप देखते होंगे स्ट्रक्चर बनता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, फुटिंग, फुटिंग के बाद कॉलम, कॉलम के बाद बीम और स्लैब, उसके ऊपर फिर अगेन कॉलम, फिर बीम स्लैब, ऐसे करके बनाते हैं और फिर नीचे से धीरे धीरे चालू करते जाते हैं ब्रिक वर्क, मतलब चुनाई का काम। ठीक है, अगर आजकल नया ब्रिक वर्क के अलावा आजकल फ्लाई ऐश आने लगी, फ्लाई ऐश ब्रिक भी आने लगती, एसी ब्लॉक भी आने लगे, होलो ब्लॉक भी आने लगे। तो जैसा आपका जिसकी मैसोनरी बनानी उस तरीके के स्ट्रक्चर का बाद में काम करेंगे, लेकिन पहले जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो क्या रहेगा, फुटिंग, फुटिंग के बाद कॉलम, कॉलम में बीम और स्लैब, स्लैब मतलब छत या रूफ, उसके ऊपर अगेन कॉलम, फिर स्लैब। जैसी जितनी स्टोरी बिल्डिंग होगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी तो नंबर ऑफ स्लैब उसके हिसाब से चलती रहेंगी, G+1, G+2, ये सब आपने बेसिक प्लानिंग में भी पढ़ा होगा, जो प्लानिंग वाला आपका सब्जेक्ट है जिसपे आपको एक प्लान बनाना रहता है, ये सब आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तो उसी का आगे का अगर हम बात करें प्रैक्टिकल बेसिस पे तो कुछ इस तरीके से फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जब भी देखेंगे तो हमें फिक्स बीम वहां इजीली दिख जाएगा, वहां हमें कैंटिलीवर बीम जहां बालकनी वाला पार्ट होगा या छज्जा बाहर निकला होगा और नीचे बीम होगा तो वो कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल होगा। तो आपका कैंटिलीवर बीम, फिक्स बीम। तीसरे बीम की बात करता हूं मैं, तीसरे बीम की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा बीम मेरा कहलाएगा, तीसरा बीम मेरा कहलाएगा, तीसरा बीम मेरा कहलाता है सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में कुछ नहीं है, इस बीम को फिक्स नहीं किया, बीम को किसी सपोर्ट के ऊपर रख दिया। बीम के जो एंड हैं ए और बी, अगर इसकी बीम की लेंथ L है, इस बीम की लेंथ L है तो इस बीम को यहां पकड़ के नहीं रखा है। इस बीम को अगर मैं बात करूं, ये एग्जांपल बीम है और ये मेरे दोनों सपोर्ट हैं, तो ये दोनों सपोर्ट पे मैंने इस तरीके से क्या रख दिया है, बीम रख दिया है। ठीक है, इसको पकड़ा नहीं है। फिक्स वाले में तो क्या होता है, पूरी तरीके से पकड़ लेते तो ये ना नीचे जाता है ना हॉरिजॉन्टली जाता है। सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका ये दोनों अगर सपोर्ट हैं तो इन दोनों सपोर्ट के ऊपर इस तरीके से क्या रख देंगे, बीम रख देंगे, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाएगा। कौन सा बीम कहलाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाएगा। कौन सा बीम है ये, सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, लेकिन कब, जब कोई लोड लगेगा या लोडिंग कंडीशन होगी उस केस पे। तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, जिसपे आपके दोनों एंड्स पे क्या है, सपोर्ट लगे हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं अगर हम, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो इसका एग्जांपल पुराना गांव में जब घर बनाते थे, जब पुराने गांव पे हम घर बनाते थे तो कुछ ऐसे इस तरीके की शेप की लकड़ियां तोड़ के लाके पहले गाड़ते थे और उस लकड़ी के बाद हम क्या करते थे, एक बल्ली या बांस इस तरीके से इस पे रख देते थे। तो अल्टीमेटली ये कॉलम की तरह काम करता था और ये बीम की तरह, और यहां हमने इसको बांधा नहीं है, मतलब ऐसे ही रखा है, इसको फिक्स नहीं किया, तो ये वर्क करता था कैसा, एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। ये समझाने के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इस तरीके का आपका सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा। लेकिन सिंपली सपोर्टेड बीम में केवल सपोर्ट कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कंटिन्यूअस बीम की, कंटिन्यूअस बीम की अगर मैं बात करूं तो अगर बीम मेरे अगर मेरे बीम में सपोर्ट 2 से ज्यादा हो गए, इफ द सपोर्ट मोर देन 2, अगर 2 से ज्यादा हो गए, सपोर्ट 3 हो, 4 हो, 5 हो, 100 हो, 500 हो, 1000 हो, कितने भी हो, कंटिन्यूअस हो, एक के 2 किससे ज्यादा जितने भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अप टू 100 ऑन है, वो आपका बीम कौन सा बीम कहलाएगा, कंटिन्यूअस बीम कहलाएगा। कौन सा बीम कहलाएगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि उसके नीचे सपोर्ट कितने हैं, सपोर्ट मोर देन 2 हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो अगर सपोर्ट 2 से ज्यादा होंगे तो ऐसा बीम मेरा कौन सा बीम कहलाएगा, ऐसा बीम मेरा कौन सा बीम कहलाएगा, कंटिन्यूअस बीम कहलाएगा। ऐसा बीम मेरा कौन सा बीम कहलाएगा, कंटिन्यूअस बीम, जिसमें सपोर्ट मोर देन कितने हो जाए, सपोर्ट मोर देन 2 हो जाए। जो वर्टिकल सपोर्ट आप लगा रहे हो, सिंपली सपोर्टेड बीम में केवल 2 सपोर्ट थे, सिंपली सपोर्टेड बीम में केवल एंड्स पे 2 सपोर्ट थे। कंटिन्यूअस बीम में दोनों एंड के बाद भी इंटरमीडिएट सपोर्ट होंगे। इंटरमीडिएट मतलब बीच में भी सपोर्ट होंगे, वो कितने भी हो सकते हैं। अगर किसी भी बीम में 2 सपोर्ट के बाद तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां कितने भी इंटरमीडिएट सपोर्ट हो, 2
दो से ज्यादा ही जैसे सपोर्ट बढ़ गए तो वैसे बीम का ही नाम हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक क्या मतलब कंटिन्यू, मतलब इसको बीम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम, क्योंकि सपोर्ट क्या हो गए दोनों एंड के अलावा भी बीच में लगे हुए हैं। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि अगर सपोर्ट दो से ज्यादा हो एंड दोनों एंड से ज्यादा सपोर्ट हो, बीच में इंटरमीडिएट कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 कितने भी हो जाए, दो से ज्यादा होने के बाद वो बीम मेरा कहलाएगा कंटिन्यूअस बीम। अगर केवल एंड्स पे दो सपोर्ट है तो वो कहलाएगा मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम। दो से ज्यादा है इंटरमीडिएट और है नंबर ऑफ सपोर्ट्स है वर्टिकल तो वो कहलाएगा मेरा कंटिन्यूअस बीम। अगर दोनों बीम के एंड्स में मैंने इस तरीके से पकड़ लिया तो वो कहलाएगा फिक्स बीम। अगर एक तरफ से पकड़ लिया और दूसरी तरफ से खाली छोड़ा हुआ है तो ये मेरा कहलाता है कंटिन्यूअस कैंटिलीवर बीम। तो पहला वाला कैंटिलीवर बीम पड़ा था जिसपे आपका इस बीम के एंड को पकड़ा और यहां फ्री था। सेकंड मैंने पढ़ा फिक्स बीम, दोनों एंड क्या हुए इस तरीके से पकड़ के रखे फिक्स है। तीसरे वाले में क्या हुआ, मेरा बीम केवल सपोर्टों पे टिका हुआ था, ये कहलाएगा मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम। चौथे वाले में क्या होगा, तो चौथे वाले बीम में सपोर्ट दो से ज्यादा हो जाएंगे। ये दो लगा तो सिंपली सपोर्टेड, लेकिन दो से ज्यादा हो गए मान लो इस तरीके से, कितने 3 सपोर्ट हो गए एग्जांपल के लिए, रेड वाला, ये ग्रीन वाला और ये ब्लू वाला, 3 सपोर्ट हो गए तो दो से ज्यादा जैसे सपोर्ट हुए किसी बीम पे तो वो बीम कहलाएगा कंटिन्यूअस बीम। दो से ज्यादा सपोर्ट 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी कितने भी हो, मेरा सपोर्ट दो से ज्यादा हो गए कंटिन्यूटी में हो गए तो वो कहलाएगा कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, कंटिन्यूअस बीम का एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं तो वही फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जब मैं देखता हूं जिसपे नंबर ऑफ कॉलम क्या हो मोर देन 2 से ज्यादा दिख रहे हो, कुछ इस तरीके से जब आप स्ट्रक्चर देखते हो, भले ये फिक्स है लेकिन बीम कंटिन्यूअस फिक्स बीम भी कहला सकता है। तो यहां अगर ये कॉलम मेरा ऐसा जा रहा है और ये स्लैब है मान लो इस तरीके से और ये मेरी मान लो फुटिंग है, ठीक है, तो इस केस पे अगर मैं बात करता हूं, इसका नाम दिया ABCDEFGHIJKL। तो अगर मैं ए से डी तक की बीम की बात करूंगा तो एक सपोर्ट मेरा ये है, सेकंड सपोर्ट मेरा ये है, थर्ड सपोर्ट मेरा ये है, फोर्थ सपोर्ट मेरा ये है। तो अगर मैं एस डी बीम की बात करूंगा तो मेरा एडी बीम कौन सा बीम कहलाएगा, कंटिन्यूअस बीम कहलाएगा। कौन सा बीम कहलाएगा, कंटिन्यूअस बीम कहलाएगा, क्योंकि सपोर्ट 1 2 3 4 मतलब 2 से ज्यादा है। तो ऐसे बीम को मैं कौन सा बीम बोलूंगा, कंटिन्यूअस बीम। तो इस तरीके से आप जब देखते होगे कि कोई भी बिल्डिंग बनती है बिना ब्रिक वर्क के तो इस तरीके से नंबर ऑफ कॉलम और बीम आपको दिखते हैं, ये बीम, ये कॉलम, 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 ये कॉलम और ऊपर बीम 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 के साथ स्लैब भी रहती है। तो बीम का नीचे वाला पोर्शन दिखता है अपने को, जो डाउनवर्ड बॉटम दिखता है, ऊपर वाला स्लैब के साथ मर्ज हो जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है लेकिन बॉटम दिखता है। तो आपका क्या हो गया, एक से ज्यादा सपोर्ट है तो ये कौन सा कहलाएगा, कंटिन्यूअस बीम कहलाएगा। कौन सा बीम कहलाएगा, कंटिन्यूअस बीम कहलाएगा। तो आपने कितने तरीके के बीम बोल दिए, पहला बोल दिया फिक्स बीम, पहला बोल दिया कैंटिलीवर बीम, सेकंड बोल दिया फिक्स बीम, थर्ड बोल दिया आपने सिंपली सपोर्टेड बीम, फोर्थ बोल दिया कंटिन्यूअस बीम, फोर्थ बोल दिया आपने कंटिन्यूअस बीम। तो फिलहाल इतने तरीके के बेसिकली बीम होते हैं, आगे चलेंगे तब तो कभी एक नाम सुनेंगे आप प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। कौन सा बीम सुनेंगे, प्रॉप्ड, PROPPED, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। कौन सा बीम सुनेंगे, उस केस में आप सुनेंगे यहां पे प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम तो समझ में आ रहा, प्रॉप्ड क्या है, तो कुछ नहीं है, जैसे आपने कई बार कोई डांसिंग शो देखे होंगे तो बोलते हैं ना टीचर, डांस टीचर या जो भी जज होते हैं कि आपने प्रॉप का बहुत अच्छा यूज किया। वो प्रॉप में रिंग हो सकता है, वो प्रॉप में एक बेल्ट हो सकता है, एक कपड़ा हो सकता है, या कोई एक चेन लगी होगी उसको यूज करके करा, या कोई एक बेड रहा उस पर ऊपर नाच लिया, लेकिन कुछ ना कुछ हेल्प से उस डांस को अच्छा किया। तो वो जो भी प्रॉप्ड यूज होते हैं, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि आपने प्रॉप्ड बहुत अच्छा यूज किया, मतलब प्रॉप्ड एक सपोर्टिंग चीज आपकी हो गई। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि कैंटिलीवर बीम, तो मुझे समझ में आता है कैंटिलीवर बीम मतलब क्या हुआ, मेरा बीम
एक तरफ से फिक्स हो और दूसरी तरफ से क्या हो, कुछ भी सपोर्ट ना हो, ना वो सिंपली सपोर्टेड हो ना वो फिक्स्ड हो, तो वो कैंटिलीवर बीम। और इस सपोर्ट्स को अगर मेरे को बचाना है, रोकना है, अगर नीचे नहीं जाए, तो उस केस पे मैं यहाँ एक सपोर्ट लगा देता हूं। अगर मैंने कैंटिलीवर बीम में इस बी पॉइंट पे एक सपोर्ट लगा दिया, तो इसी सपोर्ट को मैंने बोल दिया इस फ्री एंड पे क्या किया, प्रॉप्ड किया, इसलिए इसका नाम हो जाता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। क्या कहलाता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो ये आगे आएगा टॉस 2 में, स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 में दिखेगा, तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कहलाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपके 5 तरीके के बीम हो गए। 5 तरीके के बीम हो गया। पहला बीम हुआ मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरा बीम हुआ, पहला मेरा हुआ फिक्स्ड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, और 5वां मेरा प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। अभी भी लास्ट बार उसको एक बार देखते हैं। तो अगर मेरा कोई एक बीम एक सपोर्ट से फिक्स है और दूसरे से फ्री है, तो कैंटिलीवर बीम। अगर मेरा कोई बीम दोनों तरीके से, दोनों एंड पे ऐसे पकड़ के रखा है, फिक्स करके रखा है, तो ये कहलाएगा फिक्स्ड बीम। अगर मेरा कोई बीम केवल एंड्स पे सपोर्ट पे ऐसा रखा हुआ है, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम। और इसी सपोर्ट के साथ 2 और 1 3 के साथ, अगर ये 2 सपोर्ट थे इस तरीके से, ये 2 इस तरीके से हैं, तो अगर 2 से ज्यादा सपोर्ट हो गए, कितने हो गए, 2 से ज्यादा, 3 सपोर्ट हो गए। कौन कौन से हो गए, तो 3 सपोर्ट हो गए आपके, रेड वाला, ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला। कितने तरीके के आपके सपोर्ट हो गए, 3 तरीके के आपके सपोर्ट हो गए। ठीक है, मतलब इस बीम में कितने सपोर्ट हो गए, 2 से ज्यादा सपोर्ट हो गए। 2 से ज्यादा अगर सपोर्ट है ना, कितने हो गए, ये 2, एक रेड वाला, ग्रीन वाला और ब्लू वाला। तो अगर सपोर्ट मोर देन 2 हो गए, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सपोर्ट मोर देन 2 हो गए, तो ये मेरा कहलाएगा कंटिन्यूअस बीम। एक और सपोर्ट की कंडीशन आती है 6th, जिसको हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। 6th वाले को हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम, नाम से समझ में आ रहा है, ओवरहैंग है, कुछ ना कुछ ओवरहैंग है। ओवरहैंग मतलब एक्सेस, जैसे मैं सुबह से शाम तक पढ़ते जा रहा हूँ, पढ़ लिया, एक मेरी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ने लगे, तो हमने बोल दिया ओवर होने लगा। माइंड से क्या होने लगा, ओवर होने लगा। तो ज्यादा मतलब सपोर्ट अगर है और सपोर्ट से भी ज्यादा लेंथ हो जाए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए एक मेरा सपोर्ट ये है, एक मेरा सपोर्ट ये है, लेकिन ये सपोर्ट पे जो मेरा बीम है इसके एंड से भी ज्यादा बढ़ जाए, इस पॉइंट में मान लें एग्जांपल के लिए ए और बी, अगर ए बी तक रहता तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन ए बी से इस तरफ बढ़ गया, मान लो सी, इधर बढ़ गया डी, तो ये सी से डी वाला पार्ट और ये बी से डी वाला पार्ट, सॉरी सी से ए वाला पार्ट क्या कहलाता है, ओवरहैंग। ऊपर लटक गया ना, ज्यादा लटक गया सपोर्ट से, ये क्या कहलाता, ओवरहैंग। तो इसका मतलब बीम अगर सपोर्ट से भी बाहर निकल जाए, बाहर की तरफ लटक जाए, तो वो कहलाता है ओवरहैंग। तो इस बीम को हम क्या बोलेंगे, ओवरहैंगिंग बीम। कौन सा बीम है ये, ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम, ज्यादा मतलब सपोर्ट से ज्यादा बाहर निकल गया, तो वो क्या कहलाएगा, ओवरहैंगिंग बीम। अगर इस तरीके से लगा था तो सिंपली सपोर्टेड, लेकिन मेरे ये दोनों सपोर्ट अंदर आ गए, और ये जो मेरा बीम है, वो बीम क्या हो गया, सपोर्ट से भी इतनी लेंथ बाहर हो गया, यहां भी बाहर हो गया, तो ये सपोर्ट से बाहर निकल गया, ओवर हो गया, लेंथ में ओवर हो गया, तो ये कहलाएगा ओवरहैंगिंग बीम। तो इतने तरीके के आपके बीम होंगे, 6 तरीके के। 6 तरीके में जो भी क्वेश्चन में आएगा करते जाएंगे। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 2 में आएगा, जब हम पढ़ेंगे यूनिट प्लास्टिक एनालिसिस। उससे पहले प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो टाइप ऑफ बीम की हमने बात कर ली। 6 तरीके के बीम होते हैं, 6 तरीके के आपके बीम होते हैं, वो 6 तरीके के बीम हमें मालूम होने चाहिए। अब इस बीम में कितने तरीके के लोड आते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए, तभी आपका काम चलेगा कि कितने तरीके के आपके लोड आते हैं। और उसके बाद आएगी एंड कंडीशन आखिरी। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपके हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, पहली बार मैंने टाइप्स ऑफ बीम पढ़ लिया, अब मैं पढ़ता हूं टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड्स, टाइप्स ऑफ लोड की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहला लोड आएगा जिसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। कौन सा लोड, पॉइंट लोड। और इसी का दूसरा नाम होता है कंसंट्रेटेड लोड। इसी का दूसरा नाम होता है, ये हो गया पॉइंट लोड या
कंसंट्रेटेड लोड। तो ये क्या होगा, मान लो कोई एक बीम है, कैसा भी बीम हो, बीम के बारे में हम मान लिया सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ हो गई ए बी, और इसके एक पॉइंट सी कहीं पे एक लोड लग रहा है पी। क्या लग रहा है? पी लोड लग रहा है। तो पर्टिकुलर ये पी लोड कहां लग रहा है? सी पॉइंट पे लग रहा है। सी क्या है? एक पॉइंट है। इसका मतलब कि अगर कोई लोड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगे, उसका इंपैक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगे, एक पॉइंट को पिन करे, जैसे इस हथेली पे ये मैंने उंगली से ऐसे दबाया तो पर्टिकुलर इस दबाने पे क्या हो रहा है, ये दबाने पे यहाँ पे जहां पे ये उंगली लग रही है उसी पॉइंट पे मेरा इस लोड का इंपैक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे लोड को मैं बोलूंगा पॉइंट लोड, या इसी पॉइंट पे ही कंसंट्रेट कर रहा है, बाकी थ्रू आउट बीम से उसको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इसको बोलता हूं कंसंट्रेटेड लोड। इसलिए मैं इसको बोलता हूं कंसंट्रेटेड लोड। तो जब मैं लोड की कैलकुलेशन की बात करूंगा तो पी से निकल जाएगा। तो ये पहला लोड हुआ मेरा पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, मतलब किसी एक ही बिंदु को लक्ष्य मान के चलना है। मैंने बोल दिया मेरा एक पॉइंट है, एक एम पॉइंट है। एम पॉइंट क्या है? ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में मुझे 90 नंबर लाने हैं या 100 नंबर लाने हैं, है ना। तो वो मेरे एक पर्टिकुलर 90 या 100 मेरे को टॉस में दिखना चाहिए। मेरा एक पॉइंट है, एक गोल है, वही पॉइंट वही सेम कंसंट्रेटेड करके मैं उसी पॉइंट पे पढ़ रहा हूँ 90 नंबर लाने हैं, 90 नंबर लाने हैं, 90 नंबर लाने। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एक ही पॉइंट पे लोड का इंपैक्ट लग रहा, इस लोड को अपन बोलेंगे कौन सा लोड? पॉइंट लोड। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा या कंसंट्रेट एक ही पॉइंट पे कर रहा है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है। सेकेंड लोड की मैं बात करता हूं। सेकेंड लोड की अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंड लोड कहलाता है मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, नाम से समझ में आना यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब बटना, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बटना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बटना। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसका मतलब क्या है कि जो वो लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसका मतलब क्या है, जो लोड है वो सेम इंटेंसिटी का पूरे की पूरी जितनी भी लेंथ होगी उस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। इसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को अगर मैं शॉर्ट में बात करता हूं, तो इसी का सुंदर सा नाम होता है U फॉर यूनिफॉर्मली, D फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड, L फॉर लोड। तो UDL बोलूं या पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलूं, बात एक ही है। शॉर्ट में जल्दी से बोल देते हैं उसको UDL। ठीक है, तो घबराना नहीं, UDL मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्या होगा, कैसा दिखता? सपोज ये एक मान लीजिए आपने बीम है, कैसा बीम है, इस बीम का नाम लिया सिंपली सपोर्टेड बीम, और इस तरीके से अगर लगा है तो आपका जो यूडीएल होता है सपोज W पर मीटर, है ना। तो ये क्या है? लोड इंटेंसिटी है। लोड इंटेंसिटी है, कितनी लेंथ पे लगा? एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला L लेंथ पे लगा। कितनी लेंथ पे लगा? L लेंथ पे। तो मेरा अगर एक AB सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ L है, तो उस पे कितना UDL लग रहा है? वो लग रहा है W। एग्जाम्पल के लिए W है, वो यूनिट न्यूटन हो सकती है, किलो न्यूटन हो सकती है, किलोग्राम फोर्स होती है, जो भी आपकी फोर्स या लोड की यूनिट होगी वो डिवाइडेड बाय मीटर। इसका मतलब ये केवल W या कोई सिंपल लोड P नहीं है, ये W पर मीटर है, मतलब जितनी लेंथ पे लगेगा उतनी इंटेंसिटी है। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे को इसी को लोड में कन्वर्ट करना है, किस पे कन्वर्ट करना है? लोड पे कन्वर्ट करना है। तो लोड की यूनिट अगर ये मान लो W लोड है, तो आपका अगर मैं बात करता हूं कि लोड डिवाइडेड बाय लेंथ, ये मेरा हो गया लोड इंटेंसिटी। क्या कहलाएगी ये? लोड इंटेंसिटी। तो अगर मुझे लोड निकालना है, क्या निकालना है? लोड निकालना है। तो लोड बराबर मेरा क्या हो जाएगा? लोड इंटेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा? ये लेंथ वहां चली जाएगी, तो इंटू किससे हो जाएगा? लेंथ से हो जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे लोड निकालना है तो लोड मेरा कितना हो जाएगा साहब? लोड इंटेंसिटी इंटू लेंथ। तो लोड इंटेंसिटी कितनी दी है? W पर मीटर, मीटर अब जो भी लेंथ होगी, इंटू कितनी लेंथ है? सपोज L मीटर,
तो आपका अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मुझे लोड निकालना है तो लोड इंटेंसिटी W इंटू कितनी लेंथ पे लगा, L लेंथ पे लगा। इस तरीके से मैं UDL पे लोड निकालता हूं। इस तरीके से अगर मेरे बीम पे कहीं कोई UDL लगा है तो उसका लोड कितना होगा, जितनी इंटेंसिटी लिखी इंटू लेंथ। तो W पर मीटर है, 1 मीटर के लिए W है तो L मीटर के लिए कितना हो जाएगा, W इंटू L। एक पेन आ रहा है 1 रुपए का तो 4 पेन कितने आएंगे, 1 इंटू 4 है ना, या एक पेन आ रहा 2 रुपए का तो 8 पेन कितने के आएंगे, 2 इंटू 8 माने 16। तो सिमिलरली अगर मेरा कोई W यूनिट का लोड लग रहा है कितनी लेंथ पे, L लेंथ पे, तो इसको लोड में कन्वर्ट करना होगा तो कितना हो जाएगा, ये W इंटू L हो जाएगा। कितना हो जाएगा, W इंटू L। क्यों, क्योंकि जो मेरे को दिया है वो लोड नहीं है, वो लोड इंटेंसिटी है। वो क्या है, वो लोड इंटेंसिटी। लोड इंटेंसिटी मतलब लोड अपॉन लेंथ है। तो अगर मुझे लोड निकालना है तो कितना हो जाएगा, लोड इंटेंसिटी इनटू लेंथ। इसका मतलब यूडीएल को कभी भी मुझे फोर्स में या लोड में कन्वर्ट करना है, यूडीएल को मुझे कभी भी फोर्स पे या लोड पे कन्वर्ट करना है तो लोड इंटेंसिटी जो भी दी W इंटू लेंथ कर देंगे। एक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूं, इसको मैं रब किया, एक एग्जाम्पल के लिए बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, सपोज एक एग्जाम्पल के मेरा एक बीम है, क्या है, एक बीम है। कितनी इंटेंसिटी दे दी, एग्जाम्पल के लिए 3 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी दे दी, और कितनी लेंथ दे दी, एग्जाम्पल के लिए 4 मीटर लेंथ दे दी। कितनी मीटर लेंथ दे दी, 4 मीटर। बीम का नाम हुआ AB। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे कितना है 3, तो 4 मीटर पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 4। इसका मतलब अगर मैं इस पे बोलूं कि कितना लोड आ रहा है AB पर कितना लोड आ रहा है, लोड ऑन AB कितना हो जाएगा 3 किलो न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर के लिए कितना है 3, तो 4 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 3 इंटू 4। इसका मतलब 12 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कभी भी लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका मतलब यूडीएल क्या है, यूडीएल लोड इंटेंसिटी है। अगर मुझे लोड में कन्वर्ट करना है तो जितना इंटेंसिटी, या एग्जांपल के लिए मैं बोलूं जितनी लेंथ पे वो इंटेंसिटी लगी है उसमें केवल लेंथ का इंटू कर दूं, तो मेरा काय में बदल जाएगा, लोड में। मतलब W पर मीटर है, 1 मीटर के लिए W है तो L मीटर के लिए W इंटू L। एक पेन आया 2 रुपए का तो 4 पेन कितने के आएंगे, 2 इंटू 4 मतलब 8 रुपए के। तो सेम कहानी है कि ये अगर AB एग्जांपल के लिए मैंने बीम लिया, लेंथ 4 मीटर है, ये कितना है 3 किलो न्यूटन पर मीटर। कितना, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। 3 किलो न्यूटन है लेकिन कितने मीटर, 1 मीटर पे। तो ये कितने मीटर लेंथ है, 4 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 माने 12 किलो न्यूटन। इसको समझने के लिए अगर मैं बात करता हूं कि ये मेरा एक बीम है और इस पर ये पूरी की पूरी बुक रख गई। इसकी इंटेंसिटी कितनी थी 3, तो ये पूरी की पूरी लेंथ पे, कितनी लेंथ पे, एग्जांपल के लिए 4 मीटर की लेंथ है तो 4 मीटर पे ये बुक पूरा की पूरा सेम इंपैक्ट लगाएगा, यूनिफॉर्मली लोड लगाएगा। इससे पहला वाला क्या हो रहा था, लोड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा था, कंसंट्रेट कर रहा था, और ये वाला क्या कर रहा है, इस स्पान पे, जैसे ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो जितनी लेंथ है उस पूरे पे सेम इंपैक्ट लगा रहा है। इस पर गाल पे ऐसे मैंने अगर लापड़ा मारा, चाटा मारा, तो ये पूरा की पूरा गाल पे हाथ छप जाएगा। तो इंटेंसिटी कितनी है, ये हाथ के बराबर है। मतलब एक पर्टिकुलर ऐसे उंगली दबा के नहीं, जैसे गोरे गोरे गाल हो उस पर आप ऐसे दबा दो तो लाल पड़ जाता है, तो वो पॉइंट लोड हुआ। लेकिन अगर ऐसे छापा तो पूरा की पूरा हाथ छप जाता। इसका मतलब कि आपका ये पूरा की पूरी लेंथ थी और इस पर इंटेंसिटी छप गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेंथ थी और इस पे कितने न्यूटन का जो भी इसकी इंटेंसिटी वो पूरे के पूरे बीम पे आ जाएगी। इसका मतलब आपका क्या हुआ कि यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जितनी लेंथ होगी उस पर सेम इंटेंसिटी रहेगी। जैसे 4 की जगह 8 होता तो कितना हो जाता, 3 इंटू 8 24। तो इस तरीके से मैं लोड कैलकुलेशन करता हूं। ठीक है, इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज मुझे और याद रखनी है। ये तो हमने फोर्स के लिए कर दिया, नोट में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मुझे मोमेंट निकालना है तो मोमेंट आपका होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि जो यूडीएल होता है, यूडीएल कहाँ एक्ट करता है? यूडीएल एक्ट करता है सेंटर पे। यूडीएल कहाँ एक्ट करता है? सेंटर पे। अब ये क्या हो गया? तो अगर मुझे मोमेंट निकालना है तो मेरा मोमेंट कितना हो जाएगा? मोमेंट निकालने के लिए फोर्स, तो फोर्स कितना हो गया मेरा? फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो फोर्स हो गया मेरा लोड इंटेंसिटी इनटू लेंथ इनटू, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो अगर ये 4 मीटर है या एल है तो सेंटर कितना हो जाएगा? लेंथ बाय 2। कितना हो जाएगा? लेंथ बाय 2। इसका मतलब अगर मुझे कभी भी मोमेंट निकालना है यूडीएल के केस पे, तेरा मेरा मोमेंट हो जाएगा, अगर ये W इंटू एल, लोड इंटेंसिटी W, लेंथ कितनी हो गई बेटा? L, और कहाँ पे एक्ट करता है? सेंटर पे, तो इसका सेंटर मतलब आधा, तो कितना हो जाएगा? L बाय 2। तो अगर मुझे यूडीएल से मूवमेंट निकालना है, अगर मुझे यूडीएल से मूवमेंट निकालना है तो वो होगा लोड इंटेंसिटी इंटू लेंथ बाय 2। ठीक है, तो अगर मैं फिर से एग्जांपल की बात करता हूं कि एक मेरा बीम ए बी है, उस पर लोड लगा W पर मीटर, अगर लोड यह इंटेंसिटी पर मीटर पे, तो मेरा लोड कितना हो जाएगा? लोड हो जाएगा लोड इंटेंसिटी इंटू लेंथ, तो लोड इंटेंसिटी W और लेंथ कितनी हुई? L, तो मेरा लोड हुआ W इंटू एल। और कहाँ एक्ट करेगा? इसके सेंटर पे। अगर मुझे मूवमेंट निकालना है तो इसका इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा? सेंटर में कन्वर्ट होगा। तो क्या हो जाएगा अगर मूवमेंट निकालना है? तो मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हुआ मेरा क्या? फोर्स मेरा क्या हुआ? अगर मैंने देखा तो फोर्स हुआ लोड इंटेंसिटी इंटू, फोर्स मेरा क्या हुआ? अभी मैंने पीछे पढ़ा, लोड इंटेंसिटी इंटू लेंथ, यह हुआ फोर्स इंटू कहाँ पे एक्ट करेगा? सेंटर पे, तो सेंटर हो गया लेंथ बाय 2। तो उस केस पे मेरा लोड इंटेंसिटी W, लेंथ हुआ L, और हाफ पे एक्ट करेगा तो L बाय 2। ठीक है, तो ये मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अब इसको अगर मैं एक न्यूमेरिकल के हिसाब से बात करूं, एक छोटे से न्यूमेरिकल के हिसाब से बात करूं कि इस पर कितना मोमेंट आएगा और कितना फोर्स आएगा, तो वो अपन देखते हैं क्या हो सकता है। तो उसको अपन अगर देखें एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए, है ना, तो मुझे पता चल गया कि फोर्स निकालना है, अगर फोर्स या लोड निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? लोड इंटेंसिटी इंटू जितनी लेंथ पे लगा है। ठीक है, अगर लोड इंटेंसिटी एग्जांपल के लिए W थी और लेंथ L थी, तो W इंटू L होगा मेरा फोर्स या लोड। क्या कहलाएगा? फोर्स या लोड। और मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हुआ W इंटू L इंटू आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ एक्ट करता है? सेंटर पे एक्ट करता है, तो यूडीएल एक्ट करता है सेंटर पर। सेंटर मतलब अगर लेंथ L है तो उसका सेंटर कितना होगा? L बाय 2, हाफ पे एक्ट करता है। ठीक है, सेंटर मतलब आपका इनडायरेक्टली क्या हुआ? हाफ पे एक्ट करेगा। ठीक है, हाफ डिस्टेंस पे एक्ट करता है। तो इस केस पे अगर एक एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं कि एक मेरा यूडीएल है, कितनी इंटेंसिटी का है? कितनी इंटेंसिटी का है? सपोज एग्जांपल के लिए बोल दिया 6 किलो न्यूटन पर मीटर का है, और कितनी लेंथ पे लगा? सपोज 6 मीटर पे ही लगा, 6 कॉमन हो जाएगा, तो एक काम करते 5 मीटर पे लगा। ठीक है, इसका नाम दिया AB। तो अगर मैं बात करूं कि इसको लोड कितना है इस A पॉइंट पे, एग्जांपल के लिए इस A पॉइंट पे ही लोड की बात कर दूं, तो लोड मेरा कितना हो जाएगा? यूडीएल को अगर लोड में कन्वर्ट करना है तो लोड इंटेंसिटी 6 किलो न्यूटन पर मीटर, लोड इंटेंसिटी इंटू लेंथ, है ना। तो लोड इंटेंसिटी कितनी थी इस क्वेश्चन में? 6, और लेंथ कितने मीटर पे लगा? 5, तो कितना लोड लग रहा है? 30 किलो न्यूटन। और सिमिलरली अगर मोमेंट की बात करना है तो मोमेंट कितना हो जाएगा इसमें? फोर्स, है ना, या इसी को मैं इनडायरेक्टली बोल दूं लोड, फोर्स या लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मेरा फोर्स हो गया कितना? लोड इंटेंसिटी इनटू लेंथ, ये तो मेरा पूरा मिला के क्या हुआ? इतना हुआ मेरा फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यूडीएल कहाँ एक्ट होता है? सेंटर पे या उसके हाफ पे, तो क्या हो जाएगा आपका? लेंथ डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस पे मेरा लोड इंटेंसिटी क्वेश्चन पे कितनी है? 6, कितनी लेंथ पे लगा है? 5, और कहाँ एक्ट होगा? सेंटर पे या इसके हाफ पे, तो हाफ कितना हुआ? 5 बाय 2, 2 3 जा 6 ये हो गया, तो ये हो गया 5 5 जा 25, 3 जा 75।
तो 75 किलो न्यूटन और मोमेंट है फोर्स इनटू डिस्टेंस किलो न्यूटन मीटर। तो अगर मैं मोमेंट की बात करूंगा तो मोमेंट कैसे निकल जाएगा, यूडीएल का 75 किलो न्यूटन मीटर, यूडीएल में मोमेंट आ गया इस वाले में, और फोर्स कितना आ गया या लोड कितना आ गया, तो इस केस पे आपका लोड है 6 × 5 30 किलो न्यूटन। ये आपका बेसिक है, ठीक है, कोई दिक्कत यूडीएल में। इस यूडीएल की जब भी मैं बात करता हूं तो यूडीएल को बुक अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती है। कई बुक यूडीएल को सीधा इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती है, इस तरीके से, खाली ये रिप्रेजेंट का तरीका है। यहाँ लिख दिया सपोज W पर मीटर, और ये आपकी यहाँ से रिएक्शन, ये लेंथ हो गई आपकी L। तो ऐसा बना हो या ऐसा बना हो, दोनों ही आपका क्या है, दोनों ही आपके यूडीएल है। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का आपका रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा बने या ऐसा बने, दोनों का मतलब यूडीएल है। तो पहला लोड था पॉइंट लोड, दूसरा लोड था आपका कौन सा लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूरे स्पान पे सेम इंटेंसिटी का लगेगा, सेम इंटेंसिटी का लगेगा, सेम इंपैक्ट लगाएगा पूरे लेंथ में जहां तक वो यूडीएल लगा हुआ है ना। तो ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हुआ। इसके बाद हम बात करें अगर आगे, तो इसके बाद जब भी हम बात करेंगे तो इस केस पे यूडीएल की हमने बात कर ली, पॉइंट लोड की बात कर ली। एक लोड और होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। थर्ड लोड होता है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं U.V.L, UVL। तो अभी तक UVL के क्वेश्चन आपको ना मैकेनिक्स में आए होंगे ना सोम में आए होंगे, टॉस में आ सकते हैं, ये उसका एडवांस फॉर्म है, ठीक है। तो UVL मतलब कुछ नहीं होता है, UVL मतलब क्या है, सपोज एक बीम है आपका, कितनी लेंथ का, L लेंथ का सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इस पॉइंट पे जो लोड लग रहा है, इस पॉइंट पे लोड लग रहा है 0, और आखिरी में इस L लेंथ तक जाते जाते ये कितना हो गया, इस L लेंथ पे जाते जाते ये हो गया W पर मीटर का। कितने का लोड हो गया आखिरी तक जाते जाते, मतलब ये W न्यूटन पर मीटर का हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, 0 से बढ़ते बढ़ते W पर मीटर हो गया। इसका मतलब ये यहाँ 0 था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए क्या होता है, आपका इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो इसको अपन बोलते हैं वेरिंग लोड। कौन सा लोड है ये, वेरिंग लोड है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूं, इसी लोड को थोड़ा सा इस तरीके से देखूं कि आपका ये लोड है, ये लेंथ हो गई, सपोज एग्जाम्पल के लिए ये लेंथ हो गई, एग्जाम्पल के लिए आपके पास 3 मीटर, और जो ये लोड की इंटेंसिटी दी, सपोज ये दी 6 किलो न्यूटन पर मीटर। कितनी दे दी, 6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यूडीएल तो क्या हो रहा था कि 1 मीटर पे भी 2 लग रहा था, 2 मीटर पे भी इंटेंसिटी 2 थी, 3 मीटर पे भी इंटेंसिटी 3 थी। लेकिन यूवीएल मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्मली। अब यूनिफॉर्मली मतलब एक कांस्टेंट रेट से, वेरिंग मतलब क्या होगा, बढ़ता जाएगा लोड। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर 0 था तो ये 1 मीटर पे कितना रहेगा, 6, अगले 1 से 2 मीटर पे, अगले, अगर ये 3 मीटर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं, A, B, C और D, अगर पहले मीटर पे मैं बात करूं तो पहले मीटर पे ये केवल कितना रहेगा, 6 किलो न्यूटन पर मीटर। अगले B से C मतलब दूसरे 1 मीटर पे कितना हो जाएगा, दूसरे 1 मीटर पे पुराना वाला 6 प्लस अगला वाला 6, तो 6 और 6 12 किलो न्यूटन का इंपैक्ट डालेगा। और तीसरे वाले पे कितना हो जाएगा, तीसरे वाले में ये 6 प्लस ये 6 और अगला फिर एक कांस्टेंट 6 जुड़ा तो 18 का। इसका मतलब आपका क्या होगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग आपका लोड जो है वो पर डिस्टेंस के हिसाब से एक कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट रेट क्या हुआ, 6, पहले 1 मीटर के लिए 6 हुआ, अगले के लिए ये वाला 6 प्लस इसका 6, 6 और 6 12 का इंपैक्ट डालेगा, और उसके अगले वाले के लिए यहां तक तो 12 था, नेक्स्ट और 6 जुड़ जाएगा तो 18, एक कांस्टेंट रेट से। कितने कांस्टेंट रेट से, 6। तो ये यूनिफॉर्मली इसके लिए लिखा कि 6 6 6 6 से बढ़ रहा है, ठीक है। वेरिंग लोड मतलब यहां 0 से बढ़ा 6 तक, अगला 6 से 12 हो गया, और ये यहां 12 से 18 हो गया। तो वेरिंग करता जा रहा, लोड बढ़ता जा रहा, वेरी करता जा रहा है, 0 से 6, 6 से अगले में 12 हो गया, और अगले 1 मीटर पे कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये वेरिंग है। और यूनिफॉर्मली क्यों, क्योंकि एक कांस्टेंट रेट से
6 से बढ़ रहा है, 6 किलो न्यूटन पर मीटर से बढ़ रहा है। पहले वाले पे 6 रहेगा, दूसरे पे 6 + 6 12, तीसरे वाले में 6 + 6 + 6 18, इसलिए ये कहलाता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसके कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं कि इस पे लोड कितना आएगा, इस पे लोड कितना आएगा, तो लोड की जब मैं बात करूंगा तो आप यहां पे जब भी मैं बात करता हूं 2 तरीके से कर सकता हूं। ये तो आपका ट्रायंगुलर लोड दिख रहा है, तो या तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इससे भी मेरा लोड निकल जाएगा, है ना। या दूसरे तरीके से बात करेंगे तो ये हो गया 1/2 बेस कितना है बेटा L, हाइट इस पे पर्टिकुलर कितनी है W पर मीटर इंटेंसिटी, तो WL/2 आप बोल सकते हो कि साहब इस पे लोड आ रहा है, WL/2 क्या आ रहा है साहब इस पे लोड। या इसी को दूसरा तरीके से मैं समझ सकता हूं, इसी को मैं, क्योंकि ये पर मीटर पे है, तो अगर मैं लोड की बात करूं तो मैंने बोला साहब यहां इस पॉइंट पे लोड कितना है 0, इस पॉइंट पे कितना है W, तो 0 + W डिवाइडेड बाय 2 एवरेज। जी हाँ 0, यहां W, तो इनका एवरेज कितना होगा 0 + W डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितनी लेंथ पे लग रहा, तो इंटू लेंथ कर दो, इंटू क्या कर दो लेंथ। तो यहां लोड निकालने का दूसरा तरीका 0 + W कितना हो गया W/2 इंटू लेंथ, या यही कहलाएगा WL/2। तो इस पे अगर मुझे लोड निकालना है तो सीधा सीधा या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दो, तो बेस हो गया L, हाइट हो गई W। या फिर ऐसा बोलूं कि यहाँ इस स्पान पे टोटल इंपैक्ट यहाँ 0 था, यहाँ W था, एवरेज कितना होगा 0 + W डिवाइडेड बाय 2 एवरेज इंटू कितनी लेंथ पे L लेंथ पे। तो इस तरीके से आप UVL में क्या निकाल सकते हो, UVL में आप इस तरीके से लोड निकाल सकते हो। UVL मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, UVL मतलब क्या होगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आपका होगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आपका होगा। ठीक है, तो बस इसमें क्या होगा यूनिफॉर्मली, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट रेट से वेरिंग मतलब हर एक स्पान पे, हर 1 मीटर लेंथ पे, या एक कांस्टेंट रेट पे या कांस्टेंट लेंथ पे एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा, है ना। एग्जांपल के लिए अगर ये 6 किलो न्यूटन पर मीटर है तो पहले 1 मीटर पे 0 से 6 जाएगा, अगले पे ये वाला 6 + और 6 कितना हो जाएगा 12 किलो न्यूटन पर मीटर का लगेगा, और इस पे 6 + 6 + 6 कितना 18 किलो न्यूटन पर मीटर का एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। कांस्टेंट रेट क्या हुआ यहाँ पे 6 पर मीटर लेंथ के हिसाब से क्या होता जा रहा है इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए इसको बोला अपन ने यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, है ना, ये समझाने के लिए। अल्टीमेटली लोड आपका क्या हो रहा है धीरे 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 करके कांस्टेंट रेट से बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको बोला यूनिफॉर्मली कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है वेरिंग लोड। वेरिंग मतलब लोड की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये तो लोड के लिए बात हो गई। जब मैं इसके मूवमेंट के लिए बात करूं, तो यहां लोड तक में कोई दिक्कत, लोड में फिर से देख लूं कि लोड के निकालना अगर तो सीधा सीधा या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दो, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हो गई L, और हाइट इतना कितना लोड बढ़ा W, तो W, तो लोड हो गया WL/2। या दूसरे तरीके से बात करूं कि साहब यहाँ कितना है, इस पूरे पे कितना लोड आएगा, तो साहब यहाँ 0 था, यहाँ W था, तो 0 और W का क्या होगा एवरेज, क्योंकि 0 और W तक बढ़ा ना, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में बढ़ा होता, यूनिफॉर्मली बढ़ा होता तो सीधा सीधा लिख सकता, लेकिन यहाँ 0 था, यहाँ बढ़ा, तो क्या हो गया 0 + W डिवाइडेड बाय एवरेज करना है तो 2, क्योंकि एक यहाँ और एक यहाँ 2 पार्ट का ले रहा है, तो 0 + W डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितनी लेंथ L लेंथ। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट से भी लगा लो, या एवरेज निकाल के लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही मैंने अगर बात कर दी किसकी, वही मैंने बात कर दी अगर मूवमेंट की, तो मूवमेंट तो मुझे मालूम है, कितना होगा मूवमेंट, क्या होता है मूवमेंट होता है लोड या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो मैं कहीं भी तरीके से निकाल सकता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो थोड़ा सा मैकेनिक्स के और बेसिक पे आना पड़ेगा। तो मैकेनिक्स के बेसिक पे अगर मैं बात करता हूं, इस ट्रायंगल पे यहां कहीं ट्रायंगल की CG होती है, अगर ये A डिस्टेंस है, ये B है, ये DC है पॉइंट है, इधर से अगर मैं इस ट्रायंगल की हाइट की बात करता हूं, एग्जांपल के लिए H है, इस ट्रायंगल की यहां से अगर मैं से इसको बेस बोल दिया B, तो जो इसका CG होगा, जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैकेनिक्स में सुना होगा, नहीं भी सुना तो क्या होगा, ये एक ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी का सारा फोर्स या लोड एक्ट करता है। अगर मास एक्ट करता है तो कहलाएगा वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर केवल मास एक्ट करता है, मास है ना, फोर्स और मास में डिफरेंस है,
फोर्स की बात करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलॉन्ग बात करोगे, और मास मतलब कितनी बॉडी से बना है, कितने मटेरियल से बना, वो मास कहलाएगा। तो आपने क्या बोल दिया कि अगर सेंट्रॉइड और, है ना, अगर मैं बात करता हूँ सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूँ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कितना हो जाएगा, सीजी मुझे निकालना है, तो सीजी आपका हो जाएगा कितना, अगर मैं बात करूँ अलोंग विथ बी, इसको अगर मैं एक्सिस की बात करता हूँ तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, तो एक्स बार से अगर मैंने सीजी निकाली तो एक्स बार से ट्रायंगल की सीजी हमने पढ़ी होगी b/3, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम 90 डिग्री, फ्रॉम 90 डिग्री, और फ्रॉम बी पॉइंट, फ्रॉम कहाँ से, बी से, बी से कितनी है, बी से कितनी है b/3, यहां से कितनी हो जाएगी समझने के लिए, यहां से समझने के लिए कितनी हो जाएगी, यहां से यहां डिस्टेंस निकालनी, कुछ नहीं, छोटा सा मैथमेटिक्स है, ये b था, ये b/3 था, ये b/3 था, तो b माइनस b/3 मतलब 2b/3, सीधा सीधा। तो इसका मतलब अगर मैं a पॉइंट से निकालना चाह रहा हूं तो वो क्या होगा, इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं तो साहब मुझे पता चल गई 2b/3 है, और यहां से निकालना चाह रहा हूं तो कितनी हो जाएगी साहब, b/3 हो जाएगी। ये सीजी है ना। सिमिलरली यहां पे आप बोलते हैं, अगर y बार की डायरेक्शन में बोलोगे तो h/3, ऊपर से सिमिलरली क्या हो जाएगा, h माइनस h/3, तो सॉल्व करके 2h/3। तो y बार की डायरेक्शन में अगर मैं बोलूं, किसकी बात करूं, अगर मैं y बार के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, y डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो यही हो जाएगा आपका h/3 फ्रॉम बेस, कहां से, फ्रॉम बेस, है ना, h/3 फ्रॉम बेस या फ्रॉम बी पॉइंट, फ्रॉम बी पॉइंट से। और अगर इसी को मैं y बार को ऊपर से बात करूं उल्टा, तो ये हो जाएगा h माइनस h/3, तो 2h/3, लेकिन कहां से, फ्रॉम ए वर्टाइसिस से, फ्रॉम ए पॉइंट, कहां से, ए पॉइंट से। तो ये सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बात करें तो इस तरीके से आपने कभी किसी टाइम पे पढ़ी होगी, किसी टाइम पे आपने मैकेनिक्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी पढ़ी तो फॉर्मूला यह होता ही है, 90 डिग्री से b/3 और बेस से h/3, पूरी डिस्टेंस b थी तो b/3 माइनस किया तो 2b/3 आया, सिमिलरली बेस से h/3 तो ऊपर से कितना हो जाएगा, h माइनस h/3। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने पढ़ी होगी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नहीं भी पढ़ी कोई बात नहीं, ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री से b/3 और हाइट के हिसाब से h/3, ये अगर b/3 ये पूरा b है तो b माइनस b/3 कितना हो गया, 2b/3, तो c पॉइंट से 2b/3 हो जाएगा, तो c कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी पॉइंट है। ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहां भी लगेगा। तो अब मैं बात करता हूं कि अगर मुझे यहां क्या निकालना है, यूबीएल का मोमेंट निकालना है, क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट क्या होता है भैया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जहां से निकालना उस पॉइंट से मोमेंट आएगा, है ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को आपको फिक्स करना पड़ेगा, ए से निकालना कि बी से। तो फोर्स निकालने के लिए तो मैंने बात ही करी थी, इस ट्रायंगल पे कितना फोर्स आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर वैसे चलोगे तो, है ना, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से बात कर रहा हूं तो ए से लिखूंगा, बी से बात करूंगा, सपोज एग्जांपल के लिए ए से, तो मैंने बोला मूवमेंट कहां पे, मूवमेंट एट ए, एम मतलब मूवमेंट, ए मतलब ए पॉइंट पे, तो एम ए पे मूवमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया बेटा 1/2, बेस कितना हो गया एल, हाइट कितनी हो गई W, तो 1/2 L इंटू डब्ल्यू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मैंने बात करी, किसकी बात करी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, ट्रायंगल बना हुआ है ऐसा, तो इस सी पॉइंट से कितनी हुई 2b/3, कितना हुआ, क्योंकि 90 डिग्री से b/3, यहां से b/3 तो यहां से 2b/3, b की जगह मेरे पास क्या लिखा हुआ है L, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं 2L/3, क्या लिख सकता हूं 2L/3, है ना, अभी बात करी थी सीजी की 2L/3, तो यहां से मेरा 2 से 2 भी कट जाएगा, अगर लिखना चाह रहा हूं तो कितना हो जाएगा WL², W इंटू L हुआ L² डिवाइडेड बाय 3, है ना। कहां से मोमेंट निकाला, मोमेंट मैंने निकाला ए पॉइंट से, नहीं साहब मैं नहीं मानता, मैं ए से नहीं निकालता, मैं कहां से निकालना चाह रहा हूं, मैं मोमेंट एट बी निकालना चाह रहा हूं, तो सर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, बी से निकाल देंगे, क्या हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, फ्रॉम बी से सर, कोई ठीक है,
अब एक मैंने या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से बात कर ली या दूसरा कंसेप्ट भी मैंने समझाया था जिससे आपको समझ में आ जाए। इस ट्रायंगल का कितनी इंटेंसिटी साहब 1/2 एवरेज। क्यों? क्योंकि यहां 0 यहां W, तो 0 प्लस W साहब मैंने एवरेज कर दिया। क्या कर दिया मैंने? 0 प्लस W डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि ये 0, यहां कितना W, कितनी लेंथ पे लग रहा सर? L। तो ये तो मेरा क्या हो गया बेटा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 90 डिग्री से कितनी होती है साहब? b/3 होती। कितनी होती? b/3। अगर ये b है तो b/3, ये L है तो कितनी होगी बेटा? L/3। तो कहीं से भी निकालो, तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो mb इक्वल टू कितना हो गया इस केस में? W इंटू L। तो 0 प्लस W डिवाइडेड बाय 2 इंटू L क्या हो गया? L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो B से मूवमेंट कितना हो जाएगा बेटा? वैसे निकालू WL स्क्वायर बाय 6। किसी को कोई दिक्कत? कितना हो गया? WL स्क्वायर बाय 6 हो गया साहब। कितना हो गया? WL स्क्वायर बाय 6 हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, न्यूमेरिकल के टाइम और समझ में आएगा। ये तो एक समझाने के लिए चीज मैंने बताई थी। तो क्या हुआ, फिर से बात करता हूं कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की जब भी मैं बात करूंगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की जब भी मैं बात करूंगा, तो ऐसा लोड जो कि एक कांस्टेंट रेट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस के बाद चेंज होता जाएगा, वो कहलाएगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली मतलब एक कांस्टेंट रेट से, वेरिंग मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन एक कांस्टेंट रेट से। एग्जांपल के लिए यहां 0 था, यहां W, अगली एक लेंथ पे कितना हो जाएगा? W प्लस W, उसकी अगली लेंथ में 2W प्लस W, उसकी अगली लेंथ में W प्लस W, तो 3W, ऐसे करके हो जाएगा। तो उसका मुझे ज्यादा लोड नहीं लेना है, इस तरीके से मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, है ना। और फोर्स के लिए यहां 0 प्लस W, तो 0 प्लस W उसका एवरेज हो गया, 0 प्लस W डिवाइडेड बाय 2 एवरेज हो गया, इंटू कितनी लेंथ पे लगा? L पे लगा। तो आपका फोर्स केवल इतना निकल जाता है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अगर मूवमेंट की बात करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ए पॉइंट से अगर देखूंगा तो क्योंकि मेरे को ट्रायंगल की सीजी मालूम है b/3 फ्रॉम 90 डिग्री, ये पूरा b था, b/3 इतना हुआ तो बचाओ कितना हो गया? b माइनस b/3 मतलब 2b/3। तो सिमिलरली अगर मैं यहां बात करता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए से निकालना है तो साहब ये वाला ट्रायंगल का इस तरफ वाला पोर्शन। तो अगर मैं यहां के लिए 2b/3 बोलता हूं, b की जगह क्या है? L है, तो कितना हो जाएगा? 12/3 कैंसिल करके नॉर्मल कैलकुलेशन कर देंगे। तो ये मैंने आपको W के टर्म में बता दिया कि एक कंसेप्ट बन जाए, एक चीज पता चल जाए। एक छोटा सा न्यूमेरिकल के बेस पे भी कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं आएगी। इसको मिटा देता हूं, एक बार छोटे से न्यूमेरिकल के केस पे अपन इसकी बात करते हैं कि अगर वेरिंग लोड आ गया तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। मुझे डरना उसके लिए नहीं है कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं था मैकेनिक्स में, ऐसा तो बोलना ही नहीं, मैंने होम में पढ़ा ही नहीं था, इसलिए मैं बेसिक से समझा दे रहा हूं। तो अगर मैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए बात करता हूं, अगर मैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए बात कर रहा हूं तो उस केस पे मेरा क्या हो जाएगा, उस केस पे मैं बात कर लेता हूं एक छोटे से न्यूमेरिकल के साथ, तो मुझे पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में मैं क्या कर सकता हूं। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए बोला कि मेरा एक बीम है जो AB है, यहाँ पे मेरा वेरिंग लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी मैंने एग्जांपल के लिए बोल दिया साहब 4 किलो न्यूटन पर मीटर है। मतलब 0 से इस लेंथ तक जाने में जितना भी हो, अगर ये लेंथ कितनी हो गई, सपोज एग्जांपल के लिए 2 मीटर हो गई, तो इसका मतलब 4 का आधा करो, 1 मीटर पे 2 और अगले मीटर पे 2 और 2 4, तो 4 किलो न्यूटन के हिसाब से बढ़ जाएगा। बढ़ जाने दो। अब मैं इसको बोलूं कि सर मुझे तो लोड निकाल के दे दो, है ना, लोड या फोर्स, F मतलब फोर्स AB पे, तो FAB निकाल दो, या लोड को P से शो कर रहा हूं तो PAB निकाल दो, तो कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा? या तो मेरा पहला तरीका कि यहां लोड सर कितना 0, यहां सर मैक्सिमम कितना 4, तो 0 प्लस 4/2 इंटू क्या लिख दूं सर? लेंथ लिख दूं, क्योंकि ये पर मीटर है। तो 0 प्लस 4 मतलब 4/2, और सर लेंथ भी हो गई 2 से 2 मैंने काट दिया, तो 4 किलो न्यूटन का लोड का इंपैक्ट आएगा इस AB स्पान पर। और सर मैं तो मोमेंट निकाल रहा, नहीं मानता मैं तो आपका, मोमेंट भी निकाल के दो मुझे, कोई बात नहीं। मोमेंट निकालता हूं, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालना मोमेंट ये मुझे मालूम होना चाहिए। सपोज A के लिए निकालना है तो मैं मोमेंट बोलूंगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम कहां से साहब, फ्रॉम ए से। फिर मैंने एक छोटा सा बेसिक किया कि सर मैंने तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एक ट्रायंगल अगर इस तरीके से है, इस ट्रायंगल का नाम ए है, इस ट्रायंगल का नाम बी है, इस ट्रायंगल का नाम सर सी है। अगर सर ये लेंथ एल है, सर ये हाइट एच है या बी, जैसे भी आप याद करते हो, सपोज बी मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो सर इस ट्रायंगल का एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे उस बॉडी का पूरा की पूरा फोर्स एक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, तो वो एक्ट करता है सर। तो ठीक है सर, तब मैंने पढ़ा था कि ये जो 90 डिग्री पे होता है, यहां से b/3 पे आपका लोड लगता है सर, CG 90 डिग्री से b/3 होगी। अब मैंने बोला सर ये b/3, तो बचा हुआ कितना हो गया सर? बचा हुआ कौन सी बड़ी बात है, मैथ्स के स्टूडेंट हैं हम। सर ये हो गया सर पूरा b था, ये b - b/3, तो सर कितना हो गया 2b/3। अगर मैं b से बोलूं तो b/3 और a से बोलूं तो 2b/3 सर, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली जब मैंने इसकी बात करी तो सर यहां इसका फॉर्मूला मैंने मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है सर? h/3 कहां से? 90 डिग्री से। बचा हुआ सर जैसे ये निकाला था वैसे निकाल सकता हूं, क्या h - h/3, इसका मतलब 2h/3। इसका मतलब सर मुझे समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि सर अगर मैं इस पॉइंट की, इस छोटे वाले पॉइंट से बात करूं तो सर यहां 2b/3 हो जाएगी डिस्टेंस। तो मैंने निकाल दिया, क्या निकाला सर? मोमेंट निकाला। फोर्स में ऊपर निकाल चुका हूं, कितना आया सर? या तो मैं पूरी मेहनत कर लूं या डायरेक्ट यहां से लिख दूं 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी सर? 2b/3। क्या फॉर्मूला सर? 2 एग्जाम्पल के लिए b/3 लिख देता हूं सर थोड़ी देर के लिए, इसको मैंने मान लिया से b। तो सर कितना हो जाएगा? कुछ नहीं होगा सर, 4 इंटू 2 इंटू बी की बात करूं तो 2 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सर। कर दिया सॉल्व, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/3 पॉइंट में निकल जाएगा जो निकलना होगा। नहीं सर मेरी इच्छा तो हो रही सर मैं बी से निकाल के बताऊं, क्यों मैं ऐसे मानूं? कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है सर, कुछ नहीं करना। एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो गया? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस? फ्रॉम साहब मेरे को बी पॉइंट पे मूवमेंट चाहिए, तो कहां से चाहिए सर? बी पॉइंट पे। तो लो साहब क्या परेशानी है? फोर्स तो मैं यहां से बात करूं, कहीं से भी बात करूं, 0 से 4 लूं या 4 + 0 डिवाइडेड बाय 2 लिखूं, बात तो वही है। तो सर फोर्स तो आएगा 4, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 90 डिग्री से चाहिए सर तो b/3 होता है। तो लिख दिया मैंने सर कितना? b/3। b मतलब समझ गया सर, ये लेंथ है, तो क्या हो जाएगा mb? 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 सर 8/3। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से मैं किसी भी ट्रायंगुलर लोड का क्या निकाल सकता हूं? फोर्स भी निकाल सकता हूं, और क्या निकाल सकता हूं? मूवमेंट भी निकाल सकता हूं। तो ये चीज आपकी बेसिक में नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मैकेनिक्स वाले पार्ट में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का पार्ट नहीं आता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के अलावा एक आध लोड और बढ़ जाता है कभी कभी, उसको यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड बोल देते हैं, वो जनरली जब आएगा तब बात करेंगे। अभी तो फिलहाल इतना मोर देन इनफ है। 3 तरीके के लोड, पहला पॉइंट लोड, दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और तीसरा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। पॉइंट लोड में तो जितना लगा वो, यूडीएल में लोड इंटेंसिटी तो W इंटू एल से मेरा फोर्स हो जाएगा, और सेंटर पे यूडीएल एक्ट करता है तो W इंटू एल हुआ फोर्स इंटू सेंटर, मतलब हाफ में, हाफ मतलब L/2, तो W इंटू एल L/2 मतलब WL²/2 से मेरा मूवमेंट निकल सकता है सर, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। ए से बात करूं या बी से बात करूं, सेंटर तो मेरा L/2 ही रहेगा, तो दोनों केस पे मूवमेंट एट ए भी निकालूं या मूवमेंट एट बी निकालूं सर, वो तो वही आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या होगा सर? W इंटू एल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? सेंटर मतलब हाफ मतलब L/2, तो सर MA बोलूं या MB बोलूं, मेरा वो होगा WL²/2। तो वो मेरा क्या हो गया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और तीसरा मैंने पढ़ा सर क्या? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मतलब क्या होगा? एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता जाएगा। आखिरी में इसको समझने की कोशिश करूं तो 2 मीटर पे ये 0 था और आखिरी में चला गया 4, तो इसकी इंटेंसिटी अगर मैं बात करूं तो 4/2 से हिसाब से बढ़नी चाहिए थी, तो वो हुआ वही है, ठीक है। तो उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम अब हम बात करें तो क्या होगा? इसको निकालने के लिए सर कुछ नहीं करना है, क्या करना है? आपका
0 यहां था, 4 यहां था, तो सर 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू जितनी लेंथ पे लगा क्या हो गया लोड, या एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी मैं बात कर सकता हूं, तो 1/2 बेस हुआ 2, हाइट हुई 4, तो 1/2 बेस इंटू हाइट से भी मेरा क्या निकल सकता है लोड। और मोमेंट निकालना होगा तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ट्रायंगल के केस में हमने पढ़ा b/3, सीजी मैकेनिक्स में पढ़ा था b/3 फ्रॉम 90 डिग्री या h/3 फ्रॉम बेस, ये x बार कहलाती है इन जनरल। अगर मैं देखता था उस टाइम मैकेनिक्स में, नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, आज पढ़ लिया, आज से याद कर लेंगे। और y बार अगर मैं यहां से बात करूं तो x बार फ्रॉम 90 डिग्री या b से बात करूं तो b/3 और ऐसे बात करूं तो 2b/3। सिमिलरली अगर y बार में बेस से बात करूं या b पॉइंट से बात करूं तो h/3 और टॉप से वर्टाइसिस से बात करूं या इसके शीर्ष से बात करूं हिंदी में बोले तो वो हो जाएगा 2h/3। तो ये मेरा फॉर्मूला मुझे याद करना ही है, सीजी पढ़ा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस केस में आता है। तो सर क्या करना है, कुछ नहीं सर, 4 तो ऊपर निकाल चुका 4, और कितना होगा सर यहां से 2b/3, b मतलब सर कितना 2, तो 2 × 2 डिवाइडेड बाय 3 सॉल्व 16/3 हो गया। सिमिलरली b पॉइंट से निकालना, नहीं मेरी इच्छा ए से निकालने की, b से निकाल दूं, कहीं से भी मूवमेंट निकालूं, मना कर सकते हैं क्या? वो तो क्वेश्चन में एप्लीकेशन मेरी जिस एंड से चलेंगे तब की तब देखेंगे, अभी तो मैं दोनों एंड से सीख लेता हूं कि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो, मुझे क्वेश्चन नहीं रटना, मुझे लेफ्ट से राइट नहीं जाना, मुझे राइट से लेफ्ट नहीं जाना, मेरे को ये कंसेप्ट याद रखना है कि अगर मैं यहां जाऊंगा तो क्या कर सकता हूं, यहां जाऊंगा तो मैं क्या कर सकता हूं। तो इसलिए मैं जब बात करता हूं तो इस केस पे मैं बात कर लूं b से निकालना है तो सर कोई बात नहीं, फोर्स तो आया था 4 और मुझे मालूम है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से यहां जहां पे 90 डिग्री है वहां से b/3 होता है सर, तो b/3 कर दिया मैंने, तो कितना हो गया 4 × 2 डिवाइडेड बाय 3 माने 8/3। ये कहलाता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, तो ये लोड की मेरी कंडीशन हो गई। 3 तरीके के लोड हैं जो आ सकते हैं। इसके बाद एक लोड और आता है, जरूरत पड़ेगी तो पढ़ेंगे, आपको मालूम होना चाहिए बस, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड उसका नाम होता है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड। वेरिंग लोड अलग हो गया, इंक्रीजिंग लोड हो गया। वेरिंग में क्या हो रहा था, वेरिंग में एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग में उसका कांस्टेंट रेट का भरोसा नहीं, किसी भी उससे बढ़ सकता है, वो कभी आया नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो अपन बात भी कर लेंगे। दिखता कैसा है, वो मेन है, तो दिखने के लिए कुछ नहीं होता, इस तरीके से बन रहा था, तो साहब मैं बोल रहा था यूबीएल, अब वो अगला क्या हो जाएगा साहब, हो सकता है वो आधी लेंथ तक तो सेम इंटेंसिटी लगाए साहब, है ना। सपोज एग्जांपल के लिए साहब वो तो 2 लगा दे, यहां से भी 2 लगा दे, लेकिन उसकी इच्छा यहां से नहीं भर रही, बोल रहा है इस 2 के बाद मैं और बढ़ा दे रहा हूं। कितने का बढ़ा दे रहा हूं साहब, सपोज 2 का मतलब इस एंड पे 4 आ गई और इस एंड पे 0 ना होके इस बार कितनी हो गई 2 हो गई। तो ऐसे लोड को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड। इसका ज्यादा लोड अभी आपको लेना नहीं है, आएगा तो सॉल्व करने का तरीका भी बेसिक कंसेप्ट मालूम है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा यूडीएल और यूवीएल के कैलकुलेशन को प्लस करके लिख दोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो हम उसको कर भी सकते हैं, है ना। इस लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड, लेकिन उसके पढ़ने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाए कि हमने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, इसलिए बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मेरा थर्ड बेसिक रहेगा कि साहब रिएक्शन कितने तरीके की होंगी, साहब एंड कंडीशन मेरी क्या होगी। तो मेरा तीसरा कहलाता है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। थर्ड पॉइंट मेरा सबसे कॉमन पॉइंट, सबसे बेसिक पॉइंट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट या एंड कंडीशन, या इसी को कभी कभी मैं कई बार बोल देता हूं END, इंड कंडीशन, इंड कंडीशन, इंड कंडीशन, END इंड। बोलने के तरीके हैं, प्रोनाउंसिएशन है, बिहार वाले बहुत अच्छे से बोलते हैं इंड कंडीशन, हम MP वाले या आसपास के लोग AND एंड भी एंड है और END एंड भी एंड है, ये खत्म वाला एंड है, वो और वाला एंड है, तथा वाला, लेकिन अब वो निकल जाता है प्रोनाउंसिएशन में, तो वैसे तो इंड कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें टाइप ऑफ सपोर्ट में पहला मैं बात करता हूं, पहला मेरा कहलाता है फिक्स सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। सर ये कैसा दिखेगा, तो या तो कुछ ये ऐसा दिखेगा या कुछ ऐसा दिखेगा। तो किसी भी क्वेश्चन में एंड में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली दिखे और इस तरीके से लाइन दिखे तो साहब ये फिक्स सपोर्ट। अब सर ये नई बीमारी क्या है, फिक्स सपोर्ट है,
इससे क्या मतलब, होने दो कुछ भी हो, नहीं। इसी फिक्स सपोर्ट से हमारा क्या होगा, इसी फिक्स सपोर्ट से हमारे आगे कैलकुलेशन निकालने पे हेल्प बनेगी। हमें पता होना चाहिए कि इस फिक्स सपोर्ट के कारण हो क्या रहा है। तो इस फिक्स सपोर्ट के कारण कभी भी कोई पूछे कि फिक्स सपोर्ट पे नंबर ऑफ रिएक्शन, क्या नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होती हैं, तो नंबर ऑफ रिएक्शन 3 होती हैं। सर ये क्या रटना है? नहीं, समझना है। कैसे समझना है कि इस पे कौन सी 3 रिएक्शन होंगी, इसको समझने के लिए मैंने बोला देखो, ये मेरा एक बीम था, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया बहुत टाइट। अब जब इस बीम में, अब इसको समझ के चलना, पकड़ा ही हुआ नहीं तो बोले सर ये हाथ तो यहां कर दिया, कहां पकड़ा, ये मैंने पकड़ लिया। इसको पकड़ने के बाद जब मैं इस पे लोड लगा रहा हूं, तो लोड लगाने के कारण क्या ये बीम ऐसा नीचे खिसक रहा है, क्या ये वर्टिकली इस पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, कोई भी मूवमेंट, MOVEMENT मूवमेंट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, क्योंकि आएगा तो फिर फिक्स का लगाने का मतलब नहीं। इसका मतलब इसको रोकने के लिए मैं एक रिएक्शन लगाता हूं, इसको रोकने के लिए मैं एक रिएक्शन लगाता हूं जिसको मैं बोलता हूं वर्टिकल रिएक्शन। तो फिक्स में सर, क्योंकि मैंने इसको रोक के रखना है, जब मैंने वर्टिकल लोड लगाया तो ये नीचे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके अपोजिट पे एक रिएक्शन लगी, एक रिएक्शन फोर्स लगा। कितना लगा? न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से लगा कि जितना इस पे फोर्स आ रहा है उसकी अपोजिट रिएक्शन होनी चाहिए। अब दोनों सपोर्ट पे हो या कहीं भी हो, होनी चाहिए। तो सेम सब, चूंकि ये आपका लोड जितना इस पे आ रहा होगा वर्टिकली, उतना ही अपोजिट यहां से एक रिएक्शन लगानी पड़ेगी, तभी ये रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। इसका मतलब फिक्स पे एक क्या होती है? वर्टिकल रिएक्शन होती है, जो इसको नीचे जाने से क्या करती है? रोकती है। ठीक है सर, ये तो एक ही हुई, हाँ हुई। सिमिलरली इसको हॉरिजॉन्टल भी नहीं मूवमेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ सर कि ऐसा फिक्स है, इधर से अगर मैं कोई ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पर लगाऊं तो ऐसा नहीं खिसकना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ये ऐसा फिक्स रहना चाहिए। कितनी भी ताकत लगा दूं ये अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए। क्यों? कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल से तो रुका ही हुआ था, अब हॉरिजॉन्टली कितनी भी ताकत लगा दूं, अगर ये मेरा फिक्स सपोर्ट है तो ये ऐसे नहीं खिसकना चाहिए। इसका मतलब यहां क्या हो रही सर? एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आ रही। सर ये तो 2 ही हुई, आप तो कह रहे हो 3 लगती है, लगने दो। इस पे जब मैं ऐसे पकड़ के चल रहा हूं और इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर इसको मैं ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा हूं तो इसके नीचे इस सपोर्ट पे एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो इसको क्या हो रहा है? ऐसे नीचे ही नहीं जाने दे रहा, मतलब इसको क्लॉकवाइज नीचे की तरफ रोटेट नहीं होने दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ सर कि एक रिएक्शन और लग गई। वो किस टर्म पे लग गई सर? मोमेंट के टर्म पे। इसका मतलब सर 3 रिएक्शन होती है, एक को मैं हॉरिजॉन्टल बोल रहा, एक को मैं वर्टिकल बोल रहा और एक को मैं मोमेंट बोल रहा। इसका मतलब फिक्स सपोर्ट मतलब ये हो गया कि ये अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए, भले वर्टिकल कितना भी लोड हो तो भी, भले हॉरिजॉन्टल कितना भी लोड हो या कितना भी रोटेशन इस पे आ रहा हो, ये अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए। तभी ये सपोर्ट मेरा कौन सा सपोर्ट कहलाएगा? फिक्स सपोर्ट। इसका मतलब फिक्स्ड में 3 रिएक्शन, कौन कौन सी? ना ये वर्टिकली डाउन होना चाहिए तो इसके वर्टिकली अपोजिट एक रिएक्शन लग गई। दूसरा, ना ये हॉरिजॉन्टल, इसमें कोई भी मूवमेंट MOVEMENT या डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। वर्टिकली को जनरली डिफ्लेक्शन बोलते हैं और हॉरिजॉन्टली को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इन टर्म्स आप तो डिफ्लेक्शन डिस्प्लेसमेंट समझो कि बस अपने वर्टिकल नहीं जाए, हॉरिजॉन्टल नहीं खिसके, कोई भी मूवमेंट नहीं हो, और जब उसको रोटेट कर रहा हूं तो वो रोटेट भी नहीं हो, अपनी जगह ऐसा फिक्स रहे। ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? ऐसे एंड कंडीशन को क्या बोलेंगे? ऐसा फिक्स्ड एंड कंडीशन थी। क्या थी? फिक्स्ड एंड कंडीशन थी या फिक्स सपोर्ट था, मतलब उसने हिलने नहीं दिया। जैसे आपकी बिल्डिंग के भी मैंने एग्जांपल स्टार्ट में बताया फ्रेम स्ट्रक्चर में, किस तरीके से बीम को कॉलम पकड़ के रखें, तभी तो ये नहीं खिसक रहा। अगर ये कमजोर हुआ तो क्या हो जाएगी? मेरी बिल्डिंग तिरछी हो जाएगी। इससे बचाने के लिए मैं कौन सा फिक्स कर दे रहा हूं? उसको मैं बीम को कॉलम पे फिक्स कर दे रहा हूं ताकि ये बीम नीचे की तरफ सेटल डाउन नहीं हो। तो मेरा पहला सपोर्ट होता है, पहली एंड कंडीशन होती है फिक्स्ड सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट? फिक्स सपोर्ट। कितनी नंबर ऑफ रिएक्शन होगी? ना ये नीचे की तरफ डाउन हो पाएगा, मतलब एक वर्टिकल, ना ये हॉरिजॉन्टली जा पाएगा, मतलब एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और ना उसको रोटेशन कर पाएंगे, तो एक मूवमेंट। सिमिलरली सेकंड वाले पार्ट में बात करता हूं, तो सेकंड पार्ट मेरा कहलाएगा हिंज सपोर्ट। कई बार इसी हिंज सपोर्ट को और बोलते हैं पिन। चलो अभी तो आप हिंज सपोर्ट समझो। अब ये हिंज सपोर्ट कैसा दिखता है? हिंज सपोर्ट या तो किसी डायग्राम में ऐसे करके ऐसा बना दे,
तो हिंज सपोर्ट है। उसके बाद भी नहीं इच्छा पूरी होती, कई किताब उसको ऐसा बना देती हैं, कई किताब की और इच्छा पूरी नहीं होती तो कई किताब इसको क्या करती हैं, एक बॉल ऐसे ऊपर लगा के और ऐसे कर देती हैं। उसके बाद भी कई किताब की इच्छा पूरी नहीं होती तो उस केस पे इसको ऐसा लगा के ऐसा बना देती है तो भी हिंज है। उसके बाद भी नहीं मानते तो उस केस में कई बार एक सीधी लाइन बना के ऐसी एक छोटा सा पॉइंट बना देते हैं। इसमें से कैसा भी आपको क्वेश्चन पे दिखे वो आपका कौन सा सपोर्ट कहलाएगा साहब, वो कहलाएगा हिंज सपोर्ट। सर फिक्स तो समझ में आया, 3 रिएक्शन थी, हिंज में कितनी होती है कैसे पता चलेगा सर, बात करते हैं। तो क्योंकि अलग अलग सपोर्ट है तो कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी। तो नंबर ऑफ रिएक्शन फोर्स की मैं बात करता हूं तो हिंज पे मुझे याद रखना है सर 2 रिएक्शन होंगी। अच्छा सर कौन सी 2 होंगी, कैसे समझे? तो कुछ नहीं होता, इस पे ना ये वर्टिकली मूव होने देता है और ना हॉरिजॉन्टली मूव होने देता है, केवल और केवल उसको रोटेट होने देता है। इसका मतलब हिंज पे कितनी रिएक्शन होंगी सर, तो हिंज पे केवल 2 रिएक्शन होगी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसको रोटेशन वो होने देगा। डायग्राम कैसा दिखेगा, या तो ऐसा ट्रायंगल के नीचे लाइन खींच दी, या ऐसा यू शेप बना के लाइन खींच दी, या इस ट्रायंगल के ऊपर एक छोटी सी गेंद रख दी, इस राउंड के ऊपर एक गेंद रख दी, या इस तरीके से। ये आपका कौन सा सपोर्ट करेगा, हिंज। फिक्स में सर 3 रिएक्शन, हिंज पे सर 2 ही रिएक्शन। तो अब तीसरा और कौन सा बच रहा सर, तीसरा बच रहा सर रोलर सपोर्ट। तीसरा कौन सा सपोर्ट, रोलर से कुछ समझ में आ रहा है क्या, रोलर से कुछ समझ में आ रहा है क्या? रोलर मतलब रोड बनाने वाला रोलर मतलब क्रिकेट की पिच रोल करने वाला रोलर। सर कैसे दिखेगा, तो सर इसमें ऐसे मैं इसी सपोर्ट पे क्या लगा दूं सर, बॉल लगा दूं, गेंदे लगा दूं, या पहिया लगा दूं, इनडायरेक्टली पहिया बोल सकते हो। तो सर मैंने इस पे पहिया लगा दिया। इसके बाद भी सर किताब नहीं मानती तो सर ऐसा करके भी बना देती हैं, तो भी मतलब यही है। उसके बाद भी उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती सर, तो कई बार ऐसी गेंद करके और फिर नीचे से ऐसा पहिया लगा देती हैं, तो भी नहीं घबराना है। कई किताब इसके बाद भी नहीं मानती सर, तो क्या करती हैं सर, ऐसा करके और यहां गेंदे लगा देती हैं। तो अल्टीमेटली क्या करती है, रोलर मतलब पहिए लगे रहते हैं ताकि ये आपका मूव कर जाए। तो सर मैंने बात करी फिक्स में कुछ नहीं होना चाहिए, ना वो वर्टिकली जाना चाहिए, ना हॉरिजॉन्टली जाना चाहिए, ना उसमें कोई भी रोटेशन आना चाहिए। हिंज पे मैंने बात करी तो ना वो वर्टिकल डाउन जाएगा ना हॉरिजॉन्टल जाएगा, रोटेट हो सकता है, इसलिए तरीका के सपोर्ट कहीं जरूरत पड़ेगी। तीसरा रोलर की बात करी तो रोलर में अब नंबर ऑफ रिएक्शन में पूछूंगा तो सर तो क्या होगा, तो रोलर में नंबर ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो रोलर में नंबर ऑफ रिएक्शन केवल और केवल 1 होगी सर। अरे सर 1 ही होगी, अब तो डाउनवर्ड क्रम में आ गए हम, 3 2 1 तो होगी। क्यों होगी, एक आप नॉर्मल कोई भी फील्ड के रोलर की बात कर लो, रोड बनाने वाले रोलर की बात कर लो, क्रिकेट पिच के रोल करने की बात कर लो। अब मैंने एग्जांपल के लिए क्रिकेट की पिच ही मान ली, क्या मान ली, क्रिकेट की पिच, ये रोलर ऐसा राउंड। क्रिकेट की पिच के लिए आपने देखा होगा रोलर अपने एक्सिस में घूमता जाता है और ऐसे बढ़ता जाता है, ऐसे वापस आता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स तो है ही नहीं जो इसको रोक रहा है क्या, अगर ये रोक देगा तो फिर मतलब ही नहीं। या एग्जांपल के लिए एक दीवार पे मैं गाड़ी की रेस देते रहूं तो कुछ काम आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि वो तो खाली पेट्रोल जला रहा है, आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहा, कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि वॉल उस पे कैसा वर्क कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की तरह वर्क कर रही है। अगर ऐसा मेरा रोलर के केस में होने लगा तो फिर मेरी पिच तो रोल ही नहीं होगी, मेरी जो मैं रोड बना रहा हूं वो रोड में मुझे कॉम्पैक्शन जो चाहिए लूज मटेरियल का वो तो होगा ही नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ सर कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगी, ये अपने एक्सिस में रोटेट होगा तभी तो आगे काम करेगा। इसका मतलब सर मूवमेंट भी नहीं आएगा, इसका मतलब सर आप हॉरिजॉन्टल रोक भी नहीं रहे इसको अपने एक्सिस पे रोटेट भी होने से मना नहीं कर रहा है। तो सर बचा क्या, फिर एक क्या बचा, अब एक ही चीज बची कि वर्टिकली नीचे नहीं जाए, ये होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए सर, आप तो बोल रहा कि रोलर का यूज ही हम कॉम्पैक्ट करने के लिए करते हैं, कॉम्पैक्ट करने के लिए करते हैं, लेकिन किस केस में, जो लूज मटेरियल होता है जब बात करते हैं उसका लूज मटेरियल को ही कॉम्पैक्ट करेगा, नीचे नहीं कुछ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्रिकेट की पिच को रोल कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल तो जाने ही दे रहे हो,
एक्सिस पे रोटेट हो ही रहा है, वो नहीं होता तो फिर चल ही नहीं पाता आगे। लेकिन वर्टिकली केवल ये कितना नीचे होगा, जितना मेरा मिट्टी लूज होगी, या अगर मैं बात करूं किसी रोड को रोल कर रहा हूं तो जितना मेरा सॉफ्ट मटेरियल रहेगा, जिसके अंदर के बीच के वॉइड्स हट जाएंगे, अंदर के बीच के गैप हट के दब जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जितना लूज मटेरियल है वो। नहीं तो पता चला कि साहब ये वर्टिकल रिएक्शन नहीं लगी, क्रिकेट की पिच रोल करी, 4 महीने बाद पता चला कि पिच हो गई 2 फीट नीचे, 2 फीट नीचे हो गई, 1 फीट मतलब इतना, 2 फीट इतना। क्यों? क्योंकि साहब रोलर के नीचे वर्टिकल रिएक्शन ही नहीं थी, ये तो ऐसे भी जा रहा था, एक्सिस में भी घूम रहा था और नीचे भी घुसता जा रहा था। तो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा सर? रोलर पे एक रिएक्शन लगेगी वर्टिकल, सर रोलर पे एक रिएक्शन लगेगी वर्टिकल, सर रोलर पे एक रिएक्शन लगेगी वर्टिकल, रोलर पे एक वर्टिकल, रोलर पे एक वर्टिकल। आगे समझ में? और हिंज पे सर एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। हिंदी में बोलते तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो हिंदी मीडियम के लिए है उसके लिए। तो समझ में आ गया सर, किसको हॉरिजॉन्टल जाने देने का, अपने एक्सिस में घूमने देने का, लेकिन नीचे नहीं जाने देने का, केवल लूज जो मटेरियल है उसको ही कॉम्पैक्ट करने का, उससे ज्यादा नहीं करने का। नहीं तो क्रिकेट की पिच 2 फीट नीचे, फील्डर ऊपर फील्डिंग कर रहा है और बॉलर दौड़ के आके गड्ढे में नीचे बॉलिंग डाल रहा है, तो ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता। खाली लूज मटेरियल को कॉम्पैक्ट करता है, इसका मतलब वर्टिकली उसको डाउन करने नहीं देता, केवल लूज मटेरियल को करता है। इसका मतलब रोलर पे एक रिएक्शन वर्टिकल, फिक्स पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और उसको रोटेट ना करने के लिए मूवमेंट। हिंज पे मूवमेंट नहीं लगेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो रोक के रखेगा, और रोलर में केवल और केवल वर्टिकल नीचे जाने से रोकेगा, बाकी सब करेगा, है ना। तो सर ये रोलर यहां तो ये हो गया। सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर में मैं बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर में कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने एक ब्रिज बनाना है, मान लीजिए ये ब्रिज बनाया, यहां से एंड पॉइंट पे मैंने उसको कर दिया सपोज एग्जांपल के लिए फिक्स, उसको यहां से मैंने कर दिया फिक्स, इस एंड को मैंने कर दिया रोलर, और कुछ ही डिस्प्लेसमेंट देता हूं, ऐसा नहीं कि घर भग जाए मेरे, इतना नहीं, थोड़ा सा नॉमिनल। अगर मान लो ये 20 मीटर का तो 1 मीटर का मैंने यहां से यहां तक इसको चैनल दे दिया कि 1 मीटर खिसक जाए। क्यों सर ऐसा क्यों करना? मैंने बोला आज से मैं 10 साल पहले गाड़ी के लिए मैंने ट्रैफिक वॉल्यूम किया था। जब डिजाइन करता हूं कोई भी रोड पेमेंट या ब्रिज की, तो मैं पहले वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेता हूं, सुबह से शाम तक लड़के बैठा के रख देता हूं, 10 दिन तक वो चेक करते रहते हैं कि पर्टिकुलर इस रास्ते पे कितनी गाड़ी जा रही है, कौन कौन सी गाड़ी जा रही है, कितने कितने बजे जा रही है, मैक्सिमम ट्रैफिक क्या है, उस ट्रैफिक के हिसाब से डिजाइन करता हूं। ये तो सर 10 साल पहले या 20 साल पहले की बात करूं तो बाइक ही बाइक होती थी, साइकिल ही साइकिल, और उनसे पीछे की बात करूं उनके पिताजी के जमाने की बात, तो साइकिल और पैदल ही होती थी या बैलगाड़ी होती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा कि उससे एक एडवांस फॉर्म हो गया, तब साइकिल की जगह बाइक आ गई थी, और अभी तो इतना एडवांस फॉर्म हो गया कि एक घर में 4-4 कार हो गई, और अब आदमी भी बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि भी होती जा रही। तो उस हिसाब से क्या हो रहा कि अगर मैंने 10 साल पहले कुछ डिजाइन किया था और 10 साल बाद मेरा लोन सस्ता हो गया, सबको आसानी से प्राइवेट बैंक से लोन मिलने लगा, तो नंबर ऑफ व्हीकल में क्या कर रहा है, इजीली खरीद ले रहा है, घर के मेंबर भी बढ़ गए। तो उस केस पे अगर मैंने मान लो 10 गाड़ियों के लिए डिजाइन किया था और आज के 10 साल बाद 100 गाड़ियां जा रही, तो उस केस पे तो ये क्या होगा, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, क्योंकि स्टिफ स्ट्रक्चर है। तो कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए हम यहां लगा देते हैं रोलर। क्या होता है, जब लोड लगा, एक लिमिट तक लोड तो ये झेल ही लेगा 10 गाड़ी के लिए, 15 के लिए क्या होगा, ये और झेल लेगा, थोड़ा सा ऐसा खिसक जाएगा, और मान लो 100 के लिए भी ये इस एंड तक चला जाएगा। 100 से ज्यादा हो गया, एक लिमिट के बाहर हो गया, तो फिर ये फेल हो जाएगा, फिर ये फेल हो जाएगा जब ज्यादा व्हीकल हो जाएगा। तो जब तक फेल नहीं हो, एक मैक्सिमम कैपेसिटी तक के लिए उसको डिजाइन कर लिया। ये क्या हुआ, जैसे ही लोड हुआ तो ये खिसक के इधर आ गया, तो इस केस पे रोलर हमारे काम आता है। तो ये आपके 3 बेसिकली एंड कंडीशन होती है। जो हमारा आज बेसिक था वो बेसिक टाइप्स ऑफ बीम था, टाइप्स ऑफ सपोर्ट था, टाइप्स ऑफ लोड था। ये बेसिक मालूम होगा तो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास पे हम बात करेंगे इसकी आगे की, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, कैसे शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। थैंक यू।